किसान साथियों, धान की बालियां निकलने से पहले बहुत सारे किसान साथी कुछ गलतियां करते हैं जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस समय की गई गलतियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हमारे उत्पादन के रूप में, उत्पादन कम के रूप में देखने को मिलता है, यानी उपज कम होती है जिससे किसान साथियों को नुकसान होता है। तो यहाँ पे हम 5 ऐसी गलतियाँ आपको बताने वाले हैं जो बालियाँ निकलते समय के आसपास या कुछ बालियाँ निकलने के बाद भी हम गलती कर देते हैं, जिससे उपज में भारी गिरावट आ जाती है। तो एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। कोई भी आपके मन में अगर सवाल है या कुछ भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं वो 5 कौन सी गलतियां हैं जो हमें बाली निकालने से पहले नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 1 के बारे में जानते हैं। गलती नंबर 1 है यूरिया का इस्तेमाल। किसान साथियों, अगर आप धान की बालियां निकलने से पहले या निकलते समय या निकलने के बाद यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी फसल में बहुत बुरा नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है? पहला नुकसान एक एक करके आपको बताएंगे, तो कंप्लीट वीडियो आपको देखना है और आप हमें कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताएं कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। तो बालियां निकलने से पहले अगर आप यूरिया डालते हैं, यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है 46%। नाइट्रोजन क्या करता है? पौधे को लंबाई बढ़ाने का काम करता है। पौधे के वानस्पतिक विकास में, कल्ले के फुटाव में भी हेल्प करता है। पौधे की लंबाई बढ़ाने में, पत्तियों के विकास में, हरापन लाने में मदद करता है। अगर आप बाली निकलने से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी ये लंबाई बढ़ाने का ही काम करेगा, जिससे क्या होता है कि पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, जिससे फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जब पौधे आपके लंबे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से पौधे के तने कमज़ोर हो जाएंगे। जब फसल में तने ही कमज़ोर हो जाएंगे तो फसल आपकी, थोड़ा सा भी हवा चली, आंधी चली या बरसात बहुत तेज़ हो गई, तब भी आपकी फसल गिरने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमें यूरिया नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा कुछ दूसरे कारण भी होते हैं। यूरिया अगर आप डालते हैं तो आपकी फसल तो काफ़ी हरी भरी रहती है, लेकिन बालियों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है इस समय, क्योंकि बालियाँ निकलने से पहले बालियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस समय अगर आप यूरिया डालते हैं तो पौधा दोबारा से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है, जिससे बालियाँ आपकी या तो अच्छी नहीं आएंगी, कई बार बालियाँ खाली रहने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा किसान साथियों, आपके पौधे में बीमारी या कीटों का अटैक ज़्यादा हो सकता है, सीड ब्लाइट का अटैक हो सकता है। इसके अलावा किसान साथियों, जो कीट होते हैं उनका अटैक ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो पत्तियां मुलायम हो जाती हैं। जब पत्तियां मुलायम हो जाएंगी तो कीटों का प्रकोप और ज़्यादा होगा, तेला वगैरह का अटैक हो सकता है। तो इसलिए हमें यूरिया नहीं डालना चाहिए। तो अब बात आती है कि आपने ये तो बता दिया यूरिया नहीं डालना चाहिए, तो कब तक हम यूरिया डाल सकते हैं? धान की रोपाई के बाद अधिकतम 50 दिन तक संपूर्ण यूरिया आपको डाल देना है। जितना भी यूरिया डालना है 50 दिन के अंदर ही आपको डालना होता है। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें 40-45 दिन के भीतर ही समस्त नाइट्रोजन की पूर्ति आपको कर देनी चाहिए। तो पहला चीज़ तो आपको यूरिया सही समय पर डालना है। आखिरी यूरिया 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। अब जानते हैं दूसरी गलती जिसके ऊपर हम बहुत ही कम ध्यान देते हैं। चलिए, हो सकता है कि आप यूरिया ना डालें, लेकिन दूसरी जो गलती है वो है पानी की कमी। अब किसान साथियों, अगर बालियां निकलने वाली हैं या निकल चुकी हैं या निकलने से पहले पानी की कमी हो जाएगी, तब तो सबसे ज़्यादा नुकसान यूरिया डालने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना पानी की कमी से नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा? पानी की कमी होने से पौधा एक तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो पौधे के विकास की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। पौधा अगर मान लीजिए ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है तो पौधा खुद को बचाने का प्रयास करता है, उसमें विकास कहाँ से होगा? और कभी भी धान की फसल में अगर ज़्यादा पानी की कमी हो जाएगी तो आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। हालांकि ये बात ठीक है कि धान की फसल को पानी वाली फसल बोला जाता है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि पानी हमेशा लबालब भर के रखना होता है। कुछ अवस्थाएं होती हैं जब पानी आपको भर के रखना चाहिए। जैसे मतलब आपके जब बालियाँ निकलना स्टार्ट हो तब आप पानी भर दीजिए, जिससे क्या होता है कि हाँ, जो आपके खेत का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बालियाँ अच्छे से निकल पाती हैं।
तो कुछ अवस्थाएं होती हैं जब पानी भर के रखना कल्ले निकलते समय, बढ़वार के समय, या ऐसे समय होते हैं जब पानी होना आवश्यक होता है। इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। बालियाँ निकलते समय या निकलने से पहले भी पानी की आवश्यकता अच्छी मात्रा में होती है। तो ऐसा नहीं कि आप लबालब भर के रखिए, आप कुछ पानी अपने खेत में रखिए 2 इंच 3 इंच, ताकि आपके पौधे को अच्छे से पानी की पूर्ति हो सके। पानी रहेगा तभी पौधा अच्छे से भोजन ले पाएगा, तभी पौधा अच्छे से चल पाएगा। तो पानी का होना आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा पानी का होना भी आवश्यक नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भरा है तो क्या होगा कि शीट ब्लाइट का अटैक ज़्यादा हो सकता है और दूसरी बीमारियों का अटैक ज़्यादा हो सकता है, पौधे गलने की समस्या हो सकती है। तो ना तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ना ही बहुत कम पानी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। और जब आपकी फसल थोड़ा सा पकने की तरफ बढ़ जाती है, जब आपके धान के दाने हल्का सा सुनहरे रंग के होने लगे, उसके बाद खेत में पानी लगाना बंद कर दीजिए। जो तराई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आम तौर पे, मैं आपको एक सही बात बता देता हूँ, जहाँ पे तराई वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे बरसात हो गई, थोड़ा पानी भर गया, वहाँ पे तो ये समस्याएं आप ज़्यादा नहीं होती हैं, पानी वाली दिक्कत। लेकिन ऐसे खेत जो थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से के होते हैं, जिसको हम ऊपर वाला खेत बोलते हैं, या फिर ऐसा जहाँ पे पानी की थोड़ा सा उपलब्धता कम होती है, या कुछ ऐसे भी खेत होते हैं जहाँ पे पानी जल्दी सूख जाता है, हल्की मिट्टी वाले खेत हो गए, जैसे रेतीली या बलुई टाइप की मिट्टी है, वहाँ पे आपने धान लगाया है, तो वहाँ के किसान साथियों को पानी पे ज़्यादा ध्यान देना है। भारी मिट्टी में क्या होता है कि बरसात हो गई एक बार अच्छे से, तो स्वाभाविक रूप से पानी अच्छी मात्रा में रहता ही रहता है। तो हालांकि सभी जगह पे मिट्टी एक समान नहीं है, तो सभी जगह के लिए ये चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन भारी मिट्टी जहाँ पे थोड़ा सा बरसात अच्छे से होती है, वहाँ पे तो पानी पे उतना ध्यान नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन हाँ, जो हल्की मिट्टी वाले खेत होते हैं, जहाँ पे पानी आपको टाइम टू टाइम देना पड़ता है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा? आपको खेत की निगरानी करना है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन खेत में जाइए, आप देखिए कोई बीमारी तो नहीं लगी है, किसी कीट का अटैक तो नहीं हुआ है। अब ये आपको क्यों करना है? पानी की कमी तो नहीं है, ये आपको इसलिए करना है। अगर आप खेत में जाएंगे ही नहीं, अगर आप ऐसे ही देखेंगे, मान लीजिए हाँ कि हाँ दूर से देखा आपकी फसल ख़राब हो रही है तब आप जाएं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि बीमारी का अटैक जब ज़्यादा हो जाता है, कोई भी बीमारी, कोई भी कीट पूरे क्षेत्रफल में एक समान नहीं फैलता। यानी पूरे खेत में ऐसा तो है नहीं कि हाँ एक बार में ही पूरा खेत में बीमारी आ गई। कोई शुरुआती उसका एरिया होता है, वहाँ से वो फैलती है और फिर धीरे धीरे पूरे खेत में फैलती है। तो अगर आप शुरुआती समय में ध्यान दे देंगे तो आप कम दवाओं का इस्तेमाल करके भी उसका नियंत्रण कर पाएंगे। एक तो दवा कम लगने वाली है, दूसरा आपका नुकसान कम होने वाला है। तो खेत में जाइए, निगरानी करते रहिए, कोई कीट कोई बीमारी हो, उसके बारे में आपको ना पता हो, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करेंगे। और आपको पानी भी समय समय पे लगाते रहना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है पोषक तत्व की अनदेखी करना। अब ऐसा तो है नहीं कि बालियाँ निकलने वाली हैं तो आपका काम ख़त्म हो गया। आपका काम जब तक आप अपना अनाज अपने घर के अंदर नहीं लेके आते हैं तब तक ख़त्म नहीं होता है, तब तक आपको देखभाल करना ही पड़ता है। बाली निकलने से पहले भी कुछ तत्वों की पूर्ति करना फ़ायदेमंद होता है। जैसे बाली निकलने से पहले आमतौर पर आप फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करते हैं। अब ऐसे किसान साथी जिन्होंने रोपाई के समय बिल्कुल भी पोटास डाला ही नहीं है, ऐसे किसान साथी बाली निकलने से पहले NPK 0050 1 से 1.5 किलो डाल सकते हैं, जिससे पोटास की कुछ पूर्ति आप कर पाएंगे। शुरुआती क्षति से तो आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि पोटास शुरुआत में भी पौधे को अच्छे विकास के लिए चाहिए होता है, लेकिन हाँ बाद में जो नुकसान होने वाला है उससे अपनी फसल को कुछ हद तक आप बचा सकते हैं। तो 1 से 1.5 किलो जो NPK 0050 आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपकी फसल 50 दिन से कम दिन की है, 40, 45, 50 दिन की है, तो आप दानेदार पोटास जो MOP पोटास 60% वाला आता है वो भी आप 20-25 किलो अपनी फसल में डाल सकते हैं। लेकिन अगर फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है तो मिट्टी में पोटास ना डालें, तब आप NPK 0050 1 से 1.5 किलो के हिसाब से आपको डालना होता है। अगर आपने पोटास की पूर्ति सही समय पे कर दी होगी तब भी एक NPK आप बाली आने से पहले अवश्य डालिए, वो है NPK 05234। इस समय यह NPK आमतौर पे सबसे ज़्यादा किसान भाई इस्तेमाल करते हैं
और इसका फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है? NPK 0-34 में 52% फास्फोरस, 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। फास्फोरस पौधे में भोजन को बालियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पोटास आपके पौधे में बालियों के विकास में, निर्माण में, तने को मजबूत करने में, पौधे को बीमारी से बचाने में और भी दूसरे बहुत सारे कार्य होते हैं, उसमें सहायता प्रदान करता है। ये दोनों चीज़ें आपके पौधे में बालियाँ स्वस्थ लाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियों की साइज़, लंबाई, मोटाई अच्छी आएगी, दाने की संख्या अच्छी आएगी। तो बाली निकलने से पहले यह NPK आपको अवश्य डालना चाहिए। इस NPK के साथ आमतौर पे आप 1-2 चीज़ और डाल सकते हैं जिससे आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इस NPK के साथ आप बोरोन का इस्तेमाल करिए, जिससे परागण अच्छे से होगा, पराग नली का निर्माण अच्छे से होगा, जिससे सभी दाने में अच्छे से चावल बन पाएगा। अगर परागण की कमी हो जाती है तो आपके दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम और NPK 0-34 1 से 1.5 किलो आपको बाली आने से पहले डालना है। इसके साथ एक चीज़ का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, वो है जिंक। लेकिन जिंक सल्फेट आप नहीं डालना है आपको। अगर आप डालना चाहते हैं जिंक सल्फेट तो उसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं, और आपको कुछ दिन पहले या बाद में डालना पड़ेगा। आप NPK 0-34 के साथ जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते हैं। तो अगर आप जिंक सल्फेट ही डालना चाहते हैं तो 33% वाला 700 ग्राम या 21% वाला जो आता है जिंक सल्फेट, लगभग 1 किलोग्राम, साथ में 1-2 किलो यूरिया मिला के NPK 0-34 से 4-5 दिन पहले या बाद में आप इस्तेमाल करिए। उसी के साथ इस्तेमाल नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम 2 स्प्रे ना करें, एक ही स्प्रे करें जिसमें हम जिंक की भी पूर्ति कर दें, हम NPK 0-34 और बोरोन को भी डाल दें, तो जो चिलेटेड वाला जिंक आता है जिसको हम ADTA जिंक बोलते हैं, जो 12% में आता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 100 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है। बस ध्यान यही देना है कि अलग अलग आपको घोलना है। जिंक को अलग बर्तन में घोलना है, बोरोन को अलग बर्तन में घोलना है, और जो NPK है 0-34 इसकी अलग बर्तन में घोल बनाना है। सभी को अलग अलग घोल के टंकी में एक साथ डाल के आप इनका भी छिड़काव विधि से प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसको आप फास्फोरस वाली खाद के साथ चिलेटेड जिंक मिला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मिला के रखना नहीं होता, इसलिए हमें अलग अलग घोल बनाना चाहिए। तो आप ये जो छिड़काव है अगर आप बाली आने से पहले कर देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। बालियाँ और अच्छे से, तेज़ी से, सही से विकसित हो पाएंगी, पौधा बढ़िया से भोजन बना पाएगा। इसके अलावा चौथे कारण के बारे में जानते हैं, चौथी गलती के बारे में जानते हैं। तो चौथी गलती हम करते हैं परागण में बाधा डालना। परागण में बाधा मतलब अगर परागण प्रक्रिया अच्छे से नहीं होगी तो आप उत्पादन में कमी आपको देखने को मिलेगी, तब दाने खाली रहने की समस्या हो जाएगी। अब परागण की समस्या मतलब परागण में कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे अचानक मौसम में ज़्यादा बदलाव, अचानक बहुत तेज़ हवा चल गई, अचानक बहुत तेज़ बारिश हो गई, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया, इससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है। हालांकि आप इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मानवीय कारण भी होते हैं, जैसे जब आपके पौधे में परागण होता है, यानी जब फ्लावरिंग की अवस्था होती है, उस समय अगर आप कोई भी कीटनाशी, फफूंदनाशी, कोई भी चीज़ अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो वहाँ पे परागण में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इस समय पानी की कमी होने से भी परागण में दिक्कत हो सकती है, और बोरोन की कमी की वजह से भी परागण में दिक्कत हो सकती है। तो आपको मैंने पहले ही बोरोन का इस्तेमाल बता दिया है। बाली आने से पहले बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम डाल देंगे तो ये पराग नली का निर्माण अच्छे से करवाएगा, परागण प्रक्रिया में काफ़ी मदद करेगा। तो परागण अच्छे से होना काफ़ी आवश्यक होता है ताकि बाद में आपके दाने का भराव अच्छे से हो सके। बोरोन का इस्तेमाल बाली निकलने से पहले ही करना है। अब बहुत सारे किसान साथी गलती क्या करते हैं, जब बालियाँ निकल आई तब इस्तेमाल किया, या बाली निकलने के बाद संपूर्ण बाली निकल आई तब इस्तेमाल किया, तब उसका कोई बहुत ज़्यादा कार्य नहीं बचता है। बाली आने से पहले डालने से ही उसका ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो परागण में बाधा डालने की भी एक समस्या हो सकती है। जानते हैं पांचवें और अंतिम गलती के बारे में या कारण के बारे में। तो पांचवी जो गलती होती है, बीमारियों को नहीं रोकना, अनदेखा कर देना, बीमारियों का नियंत्रण सही से नहीं करना, बीमारी या कीटों का नियंत्रण नहीं करना। तो इस समय बहुत सारी बीमारियों का भी अटैक हो सकता है, जिसमें सीट ब्लाइट हो गया, तना छेदक का अटैक हो जाता है, पत्ती लपेटा का अटैक हो जाता है, ब्लास्ट का अटैक हो जाता है।
तो इसके बारे में किसान साथियों हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है। शीत ब्लाइट का नियंत्रण कैसे करें, तना छेदक या पत्ती लपेटक का नियंत्रण कैसे करें, या ब्लास्ट का नियंत्रण कैसे करें, या आप किसी दूसरी रोग या कीट का नियंत्रण कैसे करें, हमने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो दे दूंगा, या आप खुद से भी आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप ये वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अलग से बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो समय से आप इनका भी नियंत्रण करिए। अगर इस समय तना छेदक का अटैक हो जाएगा तो आपकी बालियाँ एकदम अंदर से वो काट देता है, जिससे सफ़ेद हो जाती हैं, जिससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। पत्ती लपेटा से भी नुकसान हो सकता है, ब्लास्ट से भी नुकसान हो सकता है, कुछ दूसरे कीट बीमारी भी आ जाते हैं, उनसे भी नुकसान हो सकता है। तो बीमारियों का नियंत्रण आपको समय से करना है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम आपकी किसी बीमारी के बारे में आपको बताएं, कमेंट आप करिए। मान लीजिए शीत ब्लाइट का अटैक है, आप जानना चाहते हैं कौन सी दवा डालें, आप कमेंट करिए। तना छेदक का अटैक है, आप जानना चाहते हैं क्या करें, आप कमेंट करिए। पत्ती लपेटा हो, ब्लास्ट हो, अगर आप बहुत कम समय में जानना चाहते हैं, केवल आप दवा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट हमें करिए, हम आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य देंगे। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने वीडियो पहले से बना रखी है, मेरी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो ये 5 गलतियां बालियां निकलने से पहले या निकलते समय या निकलने के बाद नहीं करना है। बालियां निकलने के बाद की बात हो रही है तो मैं एक जानकारी आपको और दे दूं। बालियां निकलने के बाद एक NPK आपको डालना चाहिए 0050। ये आपके बालियों में दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है, दाने का वजन, दाने के चमक बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो 1 से 1.5 किलो यह NPK बाली निकलने के बाद दाना भरते समय डालना चाहिए, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप कोई भी खाद डालें उस समय तो मिट्टी में उचित नमी होनी ही चाहिए। नमी की कुछ कमी दिखे तो पहले पानी लगाना है, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है, तभी वो चीज़ें अच्छे से काम करती हैं। तो आज की वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। 50 दिन के बाद दानेदार पोटास का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।